माइक्रोफोन कौन सा है? और ये स्पीकर ये। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ आवाज आ रही है बेटा मेरी क्लियर? यस सर। ठीक। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। साउंड नहीं आ रहा है कि सर बोल नहीं रहे हैं? हाँ यार नहीं आ रहा। हेलो सर। साउंड नहीं आ रहा है सर। सर का माइक ऑफ है। सर आपका माइक ऑफ है। अरे घबराओ on ही है। नहीं, घबराओ नहीं। ओके वेट करो। डाटा ही। ऐसा लग रहा था कि सर कुछ बोल ही नहीं रहे। अरे सर बोल रहे थे उसे सुनाई गुड नहीं। इवनिंग सर। हाँ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तो घबरा कहे जाते हो, शांत रहो ना। अरे हम लोग की आवाज सर को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं अभी आई हूँ, बताओ ना। हाँ सर का मैसेज भी नहीं जा रहा यार सर को। अरे सर बुलाए ना किसी को। गया गया। ध्रुव को बुलाए सर। सर चले गए क्या? नहीं यार। अगर न चले गए होंगे तो आ जाएंगे। अरे ठीक है बता दी, मुझको नहीं पता तो मुझको लगा नहीं आएंगे। अरे नहीं गए हैं। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर अब आ गया। ठीक है। अभी सही है ना? गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस सर यस। यस सर। हम्म। सर वो स्पेशल के बाकी था सर। हाँ स्पेशल केसेस दहन के लिए। चलो बेटा सभी ध्यान देना। देखो आप लोगों को है ना, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम था, आइदर ये चैप्टर है, ये दो ही चैप्टर, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि बेटा है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें। जिस दिन जो पढ़ाया गया उसको आप अपने घर पे आराम से ध्यान से देखें, ठीक है। तो स्पेशल केसेस ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है, विशेष अभिक्रियाएं स्पेशल केसेस हैं दहन अभिक्रिया की, दहन अभिक्रिया, ठीक है।
तो उसमें जो सबसे पहला केस आता है बेटा, आप ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। N2 प्लस O2, इससे बन रहा है आपके पास 2NO, ठीक है। पर ये दहन की अभिक्रिया नहीं है, ये जो डेल्टा H0 रिएक्शन है, ये डेल्टा H0 दहन नहीं है, कंबशन नहीं है, ये कंबशन रिएक्शन नहीं है। रीजन क्या है, इसका जो डेल्टा H आता है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। आप सुनना मेरी बात ध्यान से, दहन के लिए हमेशा डेल्टा H जो कंबशन होना चाहिए, दहन होना चाहिए, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए ऑलवेज। पर इस रिएक्शन में ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव, इसलिए इसे दहन की अभिक्रिया नहीं बोलते। और रीजन इनऑर्गेनिक में भी है, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण जो इस रिएक्शन का डेल्टा H है वो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो बेटा ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। तो ये एग्जांपल बेटा एग्जाम ओरिएंटेड भी है और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको याद भी होना चाहिए कि इसका नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन है, NO का फॉर्मेशन हो रहा है, NO बन रहा है, तो इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू आती है पॉजिटिव। बेटा मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, आपको कुछ ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाना। हाँ, रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और या ऐसा भी ऑप्शन में हो सकता है, इसकी बॉन्ड एनर्जी, इसकी बंध ऊर्जा उच्च होती है, बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। हाई, उच्च होती है, बंध ऊर्जा उच्च होने के कारण ऐसा होता है। तो ये जवाब आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा आता है बेटा, दूसरा इस केस में आता है आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, F2 हाफ O2 से रिएक्शन कराने पे F2O का बनना, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, दिखने में ये लगता है कि दहन अभिक्रिया है, कंबशन अभिक्रिया है, पर ये कंबशन रिएक्शन नहीं है, इसमें रीजन अलग है। फ्लोरीन का 0 से -1, जिसका भी दहन होता है ना, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, पर ये रिडक्शन। तो मैं यहाँ नीचे रीजन लिख रहा हूँ, ये डेल्टा H इज नॉट कंबशन, ये दहन अभिक्रिया नहीं है। रीजन ये है, रीजन यहाँ फ्लोरीन का F2 का रिडक्शन होता है, ठीक है। तो बेटा ये तो दो स्पेशल केस है जो आपको सही मायनों में याद करना। तीसरा स्पेशल नहीं है, लेकिन ये भी आता है। तीसरे में कार्बन प्लस हाफ O2, इससे बना आपके पास CO, ये रिएक्शन भी होती है, प्लस O2, इससे कार्बन प्लस H2O का बनना, या फिर एक रिएक्शन है CH4 प्लस O2, इससे CO प्लस H2O बनना, या ऐसी रिएक्शन है C2H6 प्लस O2, इससे CO प्लस CO2 प्लस H2। बेटा ये सारी रिएक्शन दहन की अभिक्रिया नहीं है, दहन अभिक्रिया नहीं है, कंबशन रिएक्शन नहीं है, कंबशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है बेटा, आपको पता है, कार्बन के दहन का, कार्बन के दहन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, CO2। यहाँ पर क्या बन रहा है, CO, यहाँ पर केवल कार्बन बन रहा है, यहाँ CO बन रहा है, यहाँ CO बन रहा है, भाई CO2 बन रहा है, लेकिन सारी कार्बन CO2 में नहीं बदल रही। तो बेटा ये CO को अपन बोलते हैं, या केवल कार्बन बनने को बोलते हैं अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन। तो आप ध्यान दो बेटा, ये चीजें आपको आ रही है बात समझ में, बोलो। ये दहन अभिक्रियाएं क्यों नहीं है, आप समझ गए मेरी बात? यस सर। स्पेशल केसेस थे बेटा, ये स्पेशल केसेस थे, ठीक है। मैंने कल आपको बोला था बेटा, आप बिल्कुल पहला दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है। N2 के दहन से NO बना, F2 के दहन से F2O बना,
लेकिन इन दोनों की कंबशन रिएक्शन को कंबशन दहन अभिक्रिया नहीं बोलते हैं। पहले में रीजन है डेल्टा एच का पॉजिटिव आना, दूसरे में रीजन है कि रिडक्शन होना। दहन में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, ये कल वाले नोट्स में था, ठीक है। इन सब में इनको दहन अभिक्रिया नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है आपके पास, इनकम्प्लीट कंबशन, अपूर्ण दहन है। ये सारी रिएक्शन अभी अपूर्ण दहन, अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन है, अपूर्ण दहन। ठीक। अब बेटा जो अपन ने कल पढ़ा था, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो कल पढ़ा था उस पे अपन क्या है क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ध्यान देना बेटा क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, और कोशिश करना कि आप जवाब दे पाए, ठीक है ना। आपको ये दे रखा है डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन अमोनिया -200 किलोजूल पर मोल। एक रिएक्शन दे रखी है आपको N2 + 3H2 2NH3, इसका डेल्टा एच कितना होगा। ऑप्शन दे रखे हैं -200, -400, -100, -800। सॉल्यूशन पे ध्यान देना बेटा। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना है। आप बताओ, आपको जिस रिएक्शन का पता है डेल्टा एच, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, रिएक्शन अपने आप बनानी है। निर्माण की ऊष्मा की अभिक्रिया बनाओगे तो आप मेरे को बताओ अमोनिया के कितने मोल होने चाहिए, बोलो बेटा। सर 1 मोल। 1 मोल। तो इसमें ये NH3 होगा, ये N2 से बनेगा, तो ये N2 प्लस ये हाफ N2 आ गया प्लस 3/2 H2। बेटा आप ध्यान दो, इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है -200। आपको किसका डेल्टा एच चाहिए, इसका जो एम है, एम आपका क्या है N2 प्लस 3H2 से 2NH3। तो आप बताओ इस रिएक्शन को किससे, पहली रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करो कि एम आ जाए नीचे वाला, बोलो बेटा। 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो अब डेल्टा एच कितना आ जाएगा आपके पास, -400 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। है क्वेश्चन आसान सा पर इम्पोर्टेंट। हाँ बोलो बोलो। बोले बेटा। सर सिर्फ प्रोडक्ट साइड का ध्यान रखना कि ओवरऑल रिएक्शन का, किसी भी एक से देख लो आप, तो भाई आप तो एक देख लो, हाफ को 1 बनाना है तो भी 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3/2 को 3 बनाना है, कोई भी एक कोएफिशिएंट देख लो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हर केस में सेम ही आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, कार्बन प्लस हाफ O2, इससे बन रहा है CO, ये सॉलिड दे रखा है, ये गैस, ये गैस, डेल्टा H इज इक्वल टू X। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, X इज इक्वल टू डेल्टा H0 फॉर्मेशन CO, X इज इक्वल टू डेल्टा H0 कंबशन कार्बन, ठीक है, C होगा बोथ तीन। माइक ऑफ करना भाई। साक्षी माइक ऑफ कर तो। साक्षी हाँ माइक ऑफ कर। बेटा जिन भी ये मैनी कौन है वो भी
बेटा जिन भी स्टूडेंट्स ने कल का ध्यान से पढ़ा है बेटा, है देखो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप शायद आज पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ, लेकिन ये है कि कल वापस देखना। अभी मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इससे संबंधित। आप तो मेरे को ये बताओ, ये जो अभिक्रिया दे रखी है C+½ इससे CO बन रहा है, ये CO के निर्माण की अभिक्रिया है? बोलो Yes, बेटा। sir. बिल्कुल, तो ए ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया। आप बताओ, क्या ये कार्बन के दहन की, कंबशन का मतलब दहन, दहन, क्या कार्बन के दहन की अभिक्रिया है क्या? No, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि कार्बन के दहन से क्या बनना चाहिए? CO2। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन केवल कौन सा सही हुआ? ए। ए वाला। ठीक है, मनीष माइक ऑफ करो। अरे मैं नहीं, बंद कर माइक यार। सर आप उधर से माइक ऑफ कर दीजिए अब ना। माइक वाइक बंद करके बेटा आप थोड़ा सा अप्रोच करो क्वेश्चन पे। और अभी जैसे आपने सही जवाब दिया था वैसे ही और भी है ना, सही जवाब देना बेटा, ठीक है? और मनीष हाँ, पहले इसको कर लो बेटा, मैं नहीं तो मैं यहीं से ऑफ कर देता हूँ सब। सर आप कर दीजिए, आप सर आप अपनी तरफ से कर दीजिए, बेस्ट ऑप्शन। माइक ऑन करके सो जाता है। बात कर रहा है किसी से बगल में, वो होश नहीं रहता है। फिजिक्स वाले सर का डायलॉग इधर चिपका है। एकदम सही बोल रही है जो भी बोल रहा है। सर पॉज हो गए हैं क्या? नहीं नहीं हाँ बोलो। अच्छा ऑफ कर। सर स्टैचू हो गए थे थोड़ी देर। चलो चलो, हाँ ध्यान देना बेटा, अब आप ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैंने ये लिखा 2H2 प्लस हाफ O2, 2H2 प्लस प्लस O2, इससे बनाया 2H2, डेल्टा H इज इक्वल टू X। फिर आपको बताना है करेक्ट। ए, X is equal to delta H not formation H2O, P, X is equal to delta H not combustion H2, और C both T none। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बताएगा इसका आंसर मेरे को? डी, वेरी गुड बेटा। अब आप ध्यान दो बेटा, यही छोटी छोटी बातें होती है जो आप बाद में घर आके कहते हो अरे इसलिए मिस्टेक हो गई। देखो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन की जब रिएक्शन बनेगी तो H2O का कितना मोल बनना चाहिए? 1 बनने के लिए H2 प्लस हाफ O2 ये रिएक्शन होनी चाहिए, तब ये रिएक्शन होगी। जब दहन की अभिक्रिया होगी, दहन की, तो जिसका भी दहन हो रहा है, जिसका दहन मतलब यहाँ पर किसका दहन हो रहा है? H2 का, तब भी 1 मोल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन से H2O बनता है, तब ये रिएक्शन होती। अब दो इसमें ना तो 1 मोल बन, ये 1 नहीं बन रहा इसलिए ए गलत है। जिसका कंबशन हो रहा है वो 1 नहीं है, ये 2 है इसलिए बी गलत है। दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? बोलो बेटा। ठीक है, अब आप मेरे को ये जवाब देना बेटा, 4 नंबर। ठीक है, H2 प्लस हाफ O2, इससे बना H2।
फिजिकल स्टेट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये लिक्विड है। इसने बोला डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्स, करेक्ट पूछ रहा है आपसे कौन सा है, ए ऑप्शन देखना बेटा, एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन H2O, बी ऑप्शन x is equal to delta H naught combustion H2, C option both, D none। अब बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा? सी हुआ क्या सर? सी। दो बार क्यों करा दिया आप, सुनना ध्यान से, क्योंकि देखो जब फॉर्मेशन की बात आएगी तो H2O के फॉर्मेशन में 1 मोल बनना चाहिए, जब कंबशन की बात आएगी तो जिसका कंबशन हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए। तो बेटा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं इसमें, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया? बोथ आ गया। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, और देखो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है हीट ऑफ फॉर्मेशन Al2O3 की -200 दे रखी है, कोई भी जो भी यूनिट दे रखी है, उसी सेम यूनिट में एल्यूमिनियम का दहन की ऊष्मा पूछी। बेटा मेन बात क्या है, आपको रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। तो जब डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन की रिएक्शन बनाऊंगा तो बेटा जिसका फॉर्मेशन हो रहा है वो कितना मोल होना चाहिए बेटा? 1 मोल होगा तो ये 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 आ जाएगा, और ये डेल्टा एच दे रखा है मेरे को -200। एम देखो मेरा एम क्या है, मुझे चाहिए डेल्टा एच नॉट कंबशन, किसका? एल्यूमिनियम का। तो जिसका दहन करा रहा हूं उसका 1 मोल होना चाहिए, O2 से रिएक्शन होगी और क्या बनेगा आपके पास? ऑक्साइड ही बनेगा, Al2O3। ये एम है। तो मैंने कहा कि आप सुनना, पहले मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, ठीक है? ये 1/2 आ जाएगा, ये 3/4। अब आप खुद सोचो, पहली रिएक्शन में मैं क्या करूं कि दूसरी रिएक्शन मिल जाए? कितने का मल्टीप्लाई करूं? 2 से 2 से। पहली वाली को किससे मल्टीप्लाई करूं? पहले 1/2 1/2 हाँ से मल्टीप्लाई करूंगा ना, बोलो, हाँ तभी सर तो ये 1 आएगा। देखिए तो इसका जो डेल्टा एच आ जाएगा वो -200 इंटू 1/2, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -100। तो जो आंसर आएगा इस केस में, जो आंसर आएगा वो -100 आ जाएगा। बेटा सारा खेल है रिएक्शन लिखना बनाना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है? इसके बाद इसी में एक और शब्द आता है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है? CV लिखेंगे अपन, कैलोरीफिक मान, ठीक है? ये होता है हीट ऑफ कंबशन फॉर 1 ग्राम कंपाउंड, CV 1 ग्राम यौगिक के लिए दहन की ऊष्मा बराबर CV। जब दहन की ऊष्मा को 1 ग्राम के लिए निकालते हैं ना तो उसे CV बोलते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बेटा इसका, क्या है? हायर द वैल्यू ऑफ CV, हायर द वैल्यू ऑफ CV better will be fuel or food।
जिसके सीवी का मान ज्यादा वह अच्छा ईंधन या फूड। ठीक है बेटा, अपन जो जैसे अपन कैलोरी में लेते हैं ना, फूड लेते हैं, कोई प्रोटीन ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, या दाल ले रहे हैं, अपन छोले ले रहे हैं, राजमा ले रहे हैं, तो बेटा वो कहता है कौन सा फूड, या ऐसा भी होता है कि भाई अपन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस यूज में ले रहे हैं, कहीं मीथेन गैस ले रहे हैं, कहीं इथेन गैस ले रहे हैं, तो कहता है कि बेहतर कौन सा फ्यूल होगा या कौन सा फूड होगा, वो उसके कैलोरीफिक मान पे निर्भर करेगा। तो बेटा आप ये जिसका कैलोरीफिक मान ज्यादा, वो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो अपन यूं लिखते हैं बेटा, ध्यान दो, डेल्टा एच नॉट C6H6 का कंबशन, इसके दहन की का मान 780 किलोजूल पर मोल। इसका कैलोरीफिक मान पूछा भाई, ये कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत आसान सा। सॉल्यूशन देखो बेटा, भाई आपको पता है ना पर मोल का मतलब क्या है, एक मोल। एक मोल मतलब कितना हो गया इसका, 78 ग्राम। भाई बेंजीन है ना, बेंजीन का अणुभार पता है, तो एक मोल से जो उत्पन्न ऊष्मा हुई है वो कितनी है, ये माइनस में रहती है हमेशा, 780। तो 1 ग्राम से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी बेटा, 780/78, तो कितनी हो जाएगी, -10 सीवी की वैल्यू। तो बेटा जो सीवी की वैल्यू, एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, वैसे मैं नहीं मानता कि याद करने की जरूरत है, फिर भी किसी को लगे तो डेल्टा एच नॉट जो कंबशन होता है उसमें मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो सीवी आ जाता है, तो सीवी आ जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बेटा, सर यहाँ पे -10 लिखे हैं। हाँ हाँ, वो कोई इश्यू नहीं है, प्लस माइनस का कोई बड़ा इश्यू नहीं। सर हाँ सर ये 78 इसका मॉलिक्यूलर वेट है क्या? हाँ, 78 C6H6 का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ओके सर। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये होगा बेटा, आपको दे रखा है फ्यूल, ये दे रखा है आपको डेल्टा एच नॉट कंबशन, देन ठीक है CH4, और ये दे रखा है आपको -480, ये वैल्यू दे रखी है किलोजूल पर मोल, और C2H6 दे रखा है आपको -, C6H6 दे रखा है -780। Which one is best fuel? कौन सा ईंधन सबसे बेहतर है बेटा, ये मैं आपको बता दूं, ये नीट में बहुत पहले का क्वेश्चन है, लेकिन जेई में अभी इस बार ही आ चुका है, जेई में। और बहुत कुछ नहीं, आपको करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो अब क्या होता है, स्टूडेंट की मैं बात कहूँ तो एज ए स्टूडेंट क्या होता है, सुनना मेरी बात, जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो ये होता है, भाई ये दहन है कि सर जिसकी दहन की ऊष्मा ज्यादा होगी, जनरली स्टूडेंट क्या बोलता है, सर ये सबसे ज्यादा दे रहा है, तो सबसे अच्छा फ्यूल क्या हो गया, C6H6, फिर C2H6 हो गया, फिर लास्ट में CH4 हो गया। ठीक है, जबकि ये आपका आंसर क्या है, गलत है, ये गलत है। ठीक है, आपको क्या निकालना चाहिए, यहाँ पर CV निकालना चाहिए। CV का फॉर्मूला क्या होता है, जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है उसमें किसका डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर वेट का। तो जब मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड करोगे तो -480/16 आ गया, ये -30 आ गया, -600 अपॉन ये कितना आ गया, 30,
ये आपके पास कितना आ गया, -20 -780 अपॉन 78 आ गया, तो ये कितना आ गया, -10। अब आप खुद देखो बेटा, सबसे बड़ी वैल्यू मतलब माइनस हटा दें अपन, तो सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसमें माइनस तो केवल इस बात को इंडिकेट करता है कि हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो सबसे बेहतर CH4 ठीक है, फ्यूल का ऑर्डर, तो CH4 सबसे बेस्ट हो जाएगा, फिर C2H6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। तो बेटा ये है ना, आपको आ गया समझ में, कौन सा बेहतर फ्यूल होगा ये कभी भी दहन से नहीं ज्ञात करेंगे। दिखने में लगता है कि कंबशन से हो जाएगा सर, कंबशन जिसका ज्यादा, जिसकी दहन की ऊष्मा ज्यादा है सर, उसमें सोचना क्या है, पर दहन की ऊष्मा हमेशा 1 मोल के लिए होती है, जबकि अपन निकालेंगे किसके लिए, 1 ग्राम के लिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक मान की इंपॉर्टेंस आपको आ गई समझ में? बोलो बेटा। Yes sir. ठीक है ना, तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। तो देखो अपन ने क्या है, आप देखो मैंने काफी समय लिया है इसमें, केवल 2 अभिक्रियाएं समझाने में, निर्माण की ऊष्मा, सुन रहे हैं आप मेरी बात ध्यान से, हीट ऑफ फॉर्मेशन, और एक कंबशन, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पर है ना हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा रिवीजन बता रहा हूँ। डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन, ठीक है, मुझे ये बताएं इसमें जो भी बनना चाहिए वो हमेशा कितना बनना चाहिए, HCl है 1 मोल, NH3 है 1 मोल, और यहाँ पर इनका कौन सा फॉर्म होना चाहिए, एलिमेंटल, और साथ में क्या होना चाहिए, जो स्थायी होगा, ठीक है। अच्छा, जब दहन की अभिक्रिया लिखी है, दहन या कंबशन, तो उसमें जिसका भी कंबशन होगा, जिसका भी कंबशन होगा, पहली बार हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, O2 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और जिसका भी होगा उसका कितना बन रहना चाहिए, ये वाली चीज 1 मोल रहनी चाहिए। कार्बन का प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CO2। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O। सल्फर का क्या बनेगा, SO2, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या बनेगा, N2। और बैलेंसिंग ऑर्डर, कल मैंने बताया था बैलेंसिंग ऑर्डर, किसी को याद है बैलेंसिंग ऑर्डर क्या बताया था, एल्डिहाइड मतलब CHO, सबसे पहले नंबर पे कार्बन को, दूसरे नंबर पे इस पे, और तीसरे नंबर पे। तो बेटा ये रिएक्शन आप देखेंगे कि रिएक्शन कैसे लिखनी है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए काफी समय भी लिया है मैंने इसको, ठीक है। फिर तीसरा आता है आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, उदासीनीकरण की ऊष्मा। हाँ सर अगर नाइट्रोजन है तो उसको ऑक्सीजन से पहले बैलेंसिंग करते हैं ना? क्या कह रहे हो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से पहले बैलेंस करते हैं ना रिएक्शन में? बेटा मेरे को आपकी सीरियसली आवाज बिल्कुल साफ नहीं सर, है। ये पूछ रहा है कि नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे ना ऑक्सीजन से अगर आएगा तो। हाँ हाँ, वो तो जरूरत, देखो एक्चुअली में क्या है, ऑक्सीजन लास्ट है, ठीक है। ये सल्फर और नाइट्रोजन के नीट में आने नहीं है, मैं तो प्रिकॉशनरी आपको लिखा दिया है, कोई पी वो करो, फिर भी अगर आप और लिखना चाहते हैं तो CHSNO, ठीक है। कार्बन पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, फिर इन दोनों में से किसी को भी कर दो, ये लास्ट ये होता है, ठीक है। उदासीनीकरण की ऊष्मा, ठीक है। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट released by neutralization of 1 gram equivalent strong acid
with 1 gram equivalent strong base. 1 ग्राम तुल्यांक स्ट्रॉन्ग एसिड व 1 ग्राम तुल्यांक स्ट्रॉन्ग बेस की अभिक्रिया से मुक्त हुई ऊष्मा ठीक है। उदासीनीकरण को बेटा NUT न्यूट्रलाइजेशन लिखूंगा अब मैं, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? Yes, sir. और ये देखो क्या है, मैं आपको बता दूं, ये अकेला ऐसा केस होता है जिसमें 1 मोल नहीं होता है। अभी आगे भी जो आएंगे सब में 1 मोल। आप बताओ, जिसका निर्माण हो रहा था वो 1 मोल था, फॉर्मेशन हो रहा था वो 1 मोल था, जिसका दहन हो रहा था वो 1 मोल था। लेकिन इस अकेले न्यूट्रलाइजेशन में, उदासीनीकरण में 1 मोल नहीं होता है, एक तुल्यांक होता है। एक तुल्यांक बोलो या 1 ग्राम तुल्यांक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। कुछ भी नहीं इसकी रिएक्शन में, कोई खास सीखने लायक बात नहीं है। HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये रिएक्शन से क्या बनेगा? NaCl प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। बेटा आप ध्यान देना, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर। बेटा आपको पता है स्ट्रॉन्ग को कैसे लिखते हैं? H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस सोडियम प्लस प्लस OH माइनस। ये भी टूट के क्या होगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? प्लस वाटर। ओवरऑल जब रिएक्शन लिखोगे आप, बेटा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, तो H प्लस से, सॉरी H प्लस नहीं, ये इसको हटाना पड़ेगा। एक देखो, Cl माइनस सोडियम प्लस से ये कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? H प्लस प्लस OH माइनस से वाटर। बेटा एग्जैक्टली ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है। इसीलिए क्या होता है? डेल्टा H0 जो न्यूट्रलाइजेशन होता है, उदासीनीकरण, ये हमेशा एक तो नेगेटिव होता है, पहली बात। दूसरी बात, कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है। कांस्टेंट में जो वैल्यू आपको याद करनी है, -13.7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम तुल्यांक, ठीक है। पर जनरली इसकी यूनिट लिखी नहीं जाती है, तो अपन इसको केवल ऐसा भी बोल देते हैं, -13.7 किलो कैलोरी, ठीक है। और अगर इसी को किलो जूल में करोगे तो 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 57.3 किलो जूल में आ जाता है। तो डेल्टा H0 जो न्यूट्रलाइजेशन का मान है, डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन का मान है, वो ये मान होगा। और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये याद भी करें। बेटा उदासीनीकरण ऊष्मा पूछी जाए आपसे तो आप क्या बोलोगे? हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक, नेगेटिव होती है। दूसरा क्या होता है? इसका मान नियत होता है, -13.7 किलो कैलोरी, या किलो जूल में चेंज करोगे तो -57.3 किलो जूल, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना बेटा, वीक एसिड या वीक बेस के लिए डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी और 57.3 किलो जूल से कम होता है, क्योंकि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का कुछ पार्ट डेल्टा H आयोनाइजेशन में यूज में आ जाता है।
अभी समझाता हूँ बेटा। हाँ, देखो क्या होता है, ये कहता है कि अगर CH3COOH प्लस NaOH इसकी रिएक्शन कराओगे, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ये वीक एसिड हो गया और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? तो डेल्टा H का मान माइनस तो ये बता रहा है कि हीट निकलेगी, पर इसकी वैल्यू 12.2 ही आई, ठीक है, किलो कैलोरी में। तो बेटा ये कम आई ना, 13.7 से कम आई। अरे सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से? बोलो। तो जो 13.7 से जितनी कम आई है ना, जितनी कम आई है, वही उसकी हीट ऑफ आयोनाइजेशन हो जाएगी। पहली बात तो कम आएगी, क्योंकि जो कम हुआ है वो किसके काम में आ जाता है? CH3COOH को आयोनाइज करने के काम में, उसके आयनन के काम में आ जाता है। तो मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ, आयनीकरण की ऊष्मा डेल्टा H आयनीकरण, ठीक, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये होता है आपके पास, क्या होता है, 1 मोल वीक एसिड या वीक बेस को कंप्लीटली आयोनाइज्ड करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। अभी बेटा मैं कोरिलेट कर दूंगा सारी बात, आप बिल्कुल परेशान मत होना। आवश्यक ऊष्मा इज इक्वल टू डेल्टा H आयोनाइजेशन। देखो रिएक्शन लिखता हूँ, ये केवल वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइन होती है बेटा, ये 1 ही रहना चाहिए। ये जब आयोनाइज्ड होगा तो CH3COO माइनस और H प्लस, तो इसको क्या बोलेंगे? इसके आयनीकरण की ऊष्मा, ठीक है। अगर NH4OH ले रहे हो, उसको आयंस में तोड़ने के लिए NH4 प्लस प्लस OH माइनस, इसको इसकी आयनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। सर उष्मा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेटा हीट बोलते हैं, हीट, ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, डेल्टा H0 न्यूट्रलाइजेशन is maximum and minimum। गरिमा माइक ऑफ कर। ठीक है, अब ए ऑप्शन देखो, देखो एक तो ये टाइप है, और मैं मतलब मैं डिस्कशन से पहले ही मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हैं इसका जवाब। पहले मुझे सॉल्यूशन में ये बताओ, मैक्सिमम किस में होगा, ये ऑप्शन बताओ, मैक्सिमम किस में होगा, कौन से ऑप्शन में होगा? आप बताओ, उदासीनीकरण की ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब ज्यादा होगी? जब दोनों क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग वेरी एसिड गुड। और बेस। बताओ स्ट्रॉन्ग के हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर डी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतने ज्यादा H प्लस मिलेंगे, बोलो। यस सर। तो ये HCl और ये NaOH। अच्छा, अब आप मेरे को ये बताओ, मिनिमम किस वाले केस में आंसर आएगा? सर वीक एसिड एंड वीक बेस वाले में। बिल्कुल वीक, तो कौन सा है आप बताओ, देखते। ऑप्शन ए। एसिड प्लस वीक बेस,
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? CH3COOH प्लस क्या हो जाएगा? NH4OH। ठीक है, एक तो ये टाइप। ठीक है बट आप सुनना, मैंने क्या बताया आपको, मैंने एक नई बात बताई, उदासीनी। इसकी समीकरण कभी लिखनी नहीं पड़ेगी। होता क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या क्या बातें आपको ढंग से पता होनी चाहिए इसका। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 1 मोल नहीं, ये डिफाइन किसके लिए? 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए और 1 ग्राम तुल्यांक के लिए हमेशा फिक्स रहती है -13.7। ठीक है, किलो कैलोरी में। अगर किलो जूल में पूछिए तो -57.3। ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एक चीज दुर्बल ले ली तो वो वैल्यू 13.7 से, कोई भी एक वीक ले लिया तो 13.7 से कम आएगी किलो कैलोरी में। तो कहता है कम आने का रीजन क्या है कि जितनी कमी आ रही है ना, वो उसके किसके काम में आ जाती है? आयोनाइजेशन के काम में आ जाती है। ये रीजन भी पूछा जाता है कि भाई ये कम क्यों आई, तो अपन बोलेंगे कि वो यूज में आ गई, जो वो एनर्जी निकली थी उसका कुछ पार्ट जो वीक वाला है उसको आयोनाइज करने के काम में आ गया। तो आयोनाइजेशन का मतलब ये हमेशा वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफाइन होगा, तो आयोनाइजेशन ये होगा। एक ये टाइप पूछेगा। दूसरा, अब आप समझना बेटा, दूसरा मैं फॉर्मूला लिखना नहीं चाह रहा हूँ, आप मतलब मैं, आप कहोगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक करके फॉर्मूला भी बना दूंगा, लेकिन कोई, मेरा मानना है फॉर्मूले की जरूरत है नहीं। देखो आपको दे रखा है डेल्टा H0 HCl एंड NaOH, ये वैल्यू दे रखी है -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है, आपको दे रखा है CH3COOH एंड NaOH, ये दे रखा है -12.2 किलो कैलोरी। तो डेल्टा H0 आयोनाइजेशन पूछा है CH3COOH का, ये कितना होगा? ठीक है बेटा, देखो अब मैंने क्या बताया था भाई, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वही तो इसकी हीट ऑफ आयोनाइजेशन होगी। बोलो बेटा। ठीक है, Yes, sir. तो बेटा वैसे Yes, देखो, sir. शॉर्ट ट्रिक ये हमेशा बताता हूँ, डेल्टा H0 जो आयोनाइजेशन होता है, ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि बड़ी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो। ठीक है, और अगर वैल्यू गिवन नहीं हो अभी अगले क्वेश्चन में, तो 13.7 में से जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो माइनस कर दो। ये दोनों आंसर किलो जूल, किलो कैलोरी में आएंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं, आपको ये दे रखा है डेल्टा H0 NH4OH एंड HCl -11.4 किलो कैलोरी। आपसे पूछा गया है डेल्टा H0 आयोनाइजेशन NH4OH, ये कितना होगा? बेटा आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना। देखो भाई, आपको जब वैल्यू नहीं दे रखी हो ना, तो आप क्या करोगे बेटा? सीधे शॉर्ट ट्रिक क्या लगाओगे भाई? वास्तव में होनी कितनी चाहिए थी? 13.7। Yes, sir. Yes, sir. उसमें से क्या माइनस कर दो? 11.4। तो ये वाला जो रिजल्ट आ जाएगा वही हीट ऑफ आयोनाइजेशन किसकी हो जाएगी? NH4OH की हो जाएगी। अरे समझ रहे हो मेरी बात? Yes, सर sir. 11.4 में तो पहले से ही माइनस था, उसको कंसिडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, उसको कंसिडर। ठीक है, सर इसमें साइन नहीं लेंगे ना? नहीं साइन नहीं लगेगा। ठीक है, Yes, sir. देखो क्या है, आप कोशिश करो समझने की। बात इतनी सी है
मतलब उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना अपने को, थोड़ा है ना कोशिश करो समझने की। अपने पास क्या है, एग्जैक्टली आनी 13.7 चाहिए थी। देखो अच्छा एक बात है ना, मैं इसको लिखूंगा अभी लास्ट में, या अभी मैं बोल देता हूँ, आप सुन लो ध्यान से, ठीक है? इस बात को सुन लेना। अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था, विद्युत रसायन, याद है आप लोगों को? Yes, sir. उसमें कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव कौन सा कम था ज्यादा था? कम ज्यादा हमेशा अपन विथ साइन बोलते थे भाई, -3 सबसे छोटा है, -2 उससे बड़ा है, ठीक है? आपको मैं बताऊं पूरे थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या है, जब भी छोटा बड़ा बोलेंगे ना तो माइनस साइन नहीं लेंगे। आपको पता है अभी आगे चल के अपन ऐसा बोलेंगे किस प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा हुआ है। एक में वर्क डन हुआ मान लो -300 और एक में वर्क डन हुआ -200, तो आप ज्यादा किसको बोलोगे बेटा? -300 को ही ज्यादा बोलोगे, क्योंकि जब ये पहचानना होता है ना कि भाई क्या चीज कम ज्यादा है, तो अपने को थर्मोडायनेमिक्स में माइनस, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में एग्जैक्टली माइनस और प्लस केवल ये बता रहा है कि हीट रिलीज हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है। सुन रहे हैं बेटा मेरी बात ध्यान से? बोलो। यस सर। ठीक है, अभी आप कोशिश करो बेटा मेरी बात को समझ। हीट निकलनी कितनी चाहिए थी? 13.7। पर आप बताओ कोई एक वीक लेंगे तो उसमें हीट कम निकल रही है, तो कम निकल रही है तो जितनी कमी आ रही है बेटा, कम, जैसे यहाँ पर कितना 1.5 कम आ रहा है, तो कह रहा है वो 1.5 कहाँ जा रहा है? CH3COOH को आयोनाइज करने के काम में आ रहा है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखी भाई, एक वीक था और वीक वाले का आयोनाइजेशन पूछा है, तो मैंने कहा मुझे याद है वो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने याद कर रखी है 13.7, तो मैंने कहा 13.7 निकलनी चाहिए थी, लेकिन निकली कितनी? 11.4। तो जो दोनों का डिफरेंस था वो इसके आयोनाइजेशन में काम में आ गई। बोलो बेटा, आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, इसके बाद बेटा इसी में है ना, ये आएगा न्यूमेरिकल्स में। फिर बेटा न्यूमेरिकल्स, आप कहेंगे सर ऊपर हाँ ऊपर वाले भी न्यूमेरिकल्स ही थे, पर चलो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है? देखो अभी अपन ने जो हीट बोली है वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट की थी, पर अगर न्यूमेरिकल में 1 ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है तो डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन -13.7 इंटू कम ग्राम इक्विवेलेंट, ये रिजल्ट आएगा किलो कैलोरी में, और 7.3 इंटू कम ग्राम इक्विवेलेंट, ये आएगा किलो जूल। ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला यूज में लोगे, ग्राम इक्विवेलेंट के जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए थे, अभी समझ में आ जाएगी बात। आपसे न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा? कैलकुलेट डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। बेटा ध्यान देना, पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है H2SO4 और NaOH यूज में ले रहा है, थोड़ी लैंग्वेज लिख देगा, ये 2 मोल था, ये 5 मोल था। अब आप ध्यान देना बेटा, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ठीक है? मान लो इस वाले का आंसर किलो कैलोरी में पूछ रहा है, ठीक है? सॉल्यूशन देखो बेटा, आप याद करना फॉर्मूला, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है। डेल्टा H नॉट न्यूट्रलाइजेशन -13.7 इंटू कम ग्राम इक्विवेलेंट। इसका मतलब मुझे दोनों के क्या निकालने पड़ेंगे? पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। अच्छा,
H2SO4, इधर क्या है NaOH, ये दे रखा है इसने 2 मोल, ये दे रखा है इसने 5 मोल। बेटा मैं ग्राम इक्विवेलेंट का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? मोल दे रखा है तो मोल इनटू वैलेंस Valence फैक्टर, फैक्टर इधर भी ग्राम इक्विवेलेंट मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। तो बेटा मोल 2 हो गए, वैलेंस फैक्टर 2 हो गए, ये 4 आ गया, मोल 5 हो गया, वैलेंस फैक्टर 1 आ गया, 5 आ गया। अब बेटा आपको क्या करना है, दोनों में कम वैल्यू कौन सी है? 4। अरे आ रही है बात? यस सर। तो जो कम वैल्यू है ना वो रख दो, आप वो रख दो, ठीक है। तो जो रिजल्ट आ जाएगा डेल्टा एच नॉट उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -13.7 इंटू 4, ये रिजल्ट आ जाएगा किलो कैलोरी में। मैं है ना आपको ऊपर से पूरा ढंग से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने क्या बताया न्यूमेरिकल में। आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे बेटा ऐसे कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्न मात्राएं देखिए, क्वांटिटी दे रखी है, व्हेन 2 moles of H2SO4 reacted with 5 mole NaOH then calculate the heat of neutralization। अगर 2 मोल H2SO4 के 5 मोल NaOH से अभिक्रिया करते हैं तो किलो कैलोरी में उदासीनीकरण की ऊष्मा का मान ज्ञात करें। मैंने कहा आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 13.7 अपन ने याद किया ही था किलो कैलोरी इनटू कम ग्राम इक्विवेलेंट ले लेना, जिसके भी कम ग्राम इक्विवेलेंट। अब बात यह है जो क्वांटिटी दे रखी होगी उसी हिसाब से ग्राम इक्विवेलेंट, तो अगर ग्राम क्वांटिटी से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला, मोल से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला, वॉल्यूम से रिलेटेड है तो ये फॉर्मूला। तो एक न्यूमेरिकल और करेंगे, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, ध्यान देना। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है H2SO4 प्लस KOH, ठीक है, 0.2 m, 100 ml, 0.1 m और ये दे रखा है 300 ml, ठीक। इसका जो आंसर पूछा है वो किलो जूल में पूछा है आपसे। अच्छा अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, आप ध्यान देना बेटा। मैंने कहा जो डेल्टा एच उदासीनीकरण का फॉर्मूला आएगा वो -57.3, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास इनटू कम ग्राम इक्विवेलेंट और ये रिजल्ट आ जाएगा किलो जूल में। बेटा आपको आ रही है मेरी बात समझ, बोलो। यस सर। अच्छा अब आप ध्यान दो, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मुझे पता है कि जब वॉल्यूम दे रखा होता है तो n इंटू VmL अपॉन 1000, यहाँ भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा n इंटू VmL अपॉन 1000। अब नॉर्मलिटी देखो बेटा 0.4 इंटू 100 अपॉन 1000, बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 0.04 आया, यहाँ पर देखो 0.1 इंटू 300 अपॉन 1000, इसको सॉल्व करेंगे ये 0.04 आया था, ये 0.03 आया। पहले मेरे को बताओ ये वैल्यू कैसे निकाली, आपको आ गई बात समझ में? यस सर। सभी को आ गया समझ में? पहले वाले केस में 0.4 क्यों किया है मैंने? इंटू 2 कर दिया। हाँ, Valence factor into 2 है ना, नॉर्मलिटी निकालनी है ना, मैंने नॉर्मलिटी ये फॉर्मूला भी लगाया है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। तो बेटा इनमें एक छोटी वैल्यू कौन सी आई ये, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा -57.3 इंटू 0.03, ये रिजल्ट किलो जूल में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात? ठीक है, हाँ। अच्छा इसके बाद बेटा आपको क्या करना, ध्यान देना, ये एक ध्यान रखना, देखो HF इज अ वीक एसिड,
ये एक दुर्बल अम्ल होता है, ठीक है। HF एक दुर्बल अम्ल, पर इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, जैसे HF के साथ में अपन NaOH लेंगे, तो ये वैल्यू किससे ज्यादा आती है? 13.7 किलो कैलोरी से, या अपन ये कहते हैं 57.3 किलो जूल से ज्यादा आती है। तो ये एक्सेप्शनल अपवाद बोलते हैं ना, जिसको एक्सेप्शनल केस है। सर ऐसा क्यों, मतलब इतना हाँ, भेदभाव? अपवाद, ठीक है। रीजन क्या होता है? ड्यू टू smaller size of F minus, its heat of solvation, hydration is very high, which is also added in delta H neutralization। बेटा क्या होता है, जो F माइनस है, अब आपने वो पढ़ ही लिया है कि बेटा छोटे जिन साइज वाले जो होते हैं, F माइनस का आकार छोटा होने के कारण, का आकार छोटा होने के कारण उसका जल योजन उच्च होता है, जो कि डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन में जुड़ जाता है। ठीक है बेटा, क्या है देखो, अपन ये कह रहे हैं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, HF की रिएक्शन अपन NaOH से करेंगे, ठीक। तो सोडियम NaF प्लस H2O बन रहा है। अपन बात करें जैसे H प्लस, यहां से यही बात कर लेते हैं, जैसे ये टूट रहा है सोडियम प्लस प्लस F माइनस। अब F माइनस क्या हो रहा है बेटा, देखो बाकियों में इतना बहुत, लेकिन F माइनस जब जल से जुड़ता है तो और हीट, जो डेल्टा H हाइड्रेशन है वो भी नेगेटिव होती है, ऊर्जा निकलती है। और कहने का मतलब इतना सा है, बाकियों में जैसे Cl माइनस है उससे भी ऊर्जा निकल रही है, पर वो उदासीनीकरण की तुलना में नगण्य है। इसमें F माइनस में क्या होता है, इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है छोटे आकार के कारण कि वो ऊर्जा भी इंक्लूड हो जाती है। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? मैं आपको बताता हूँ, मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ भाई। जैसे HCl और NaOH अभिक्रिया कर रहे थे, सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? रिएक्शन से क्या बन रहा था, NaCl। Cl माइनस का आकार, उसकी जल योजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी थी, लेकिन बहुत नगण्य थी। लेकिन F माइनस में क्या हो रहा है भाई, एक ही अभिक्रिया में एक पैरेलल अभिक्रिया हो रही है जिसमें और ऊष्मा निकल रही है। NaF बनने के बाद F माइनस जल से अभिक्रिया करके और अतिरिक्त ऊर्जा निकाल रहा है, तो वो भी अपने को क्या करनी पड़ रही है इस प्रक्रम में, काउंट। अपने को काउंट नहीं करनी पड़ी, वो है ही इतनी ज्यादा कि वो नेग्लिजिबल नहीं ली जा सकती, तो उसको भी इंक्लूड करना पड़ रहा है। बेटा सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? सर एक बार इसका इंग्लिश वाला पार्ट दिखाइए ना। थैंक यू सर। बेटा वैसे ये इनऑर्गेनिक में आपके आया होगा,
कुल मिला के आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पेपर में नहीं आया हुआ लेकिन आपको पीडीएफ में जरूर मिलेगा बेटा, कि एचएफ की जो उदासीनीकरण ऊष्मा है वो इनसे ज्यादा होती है, वीक होते हुए भी ज्यादा होती है। तो उसमें देखो, एक तो यह है कि मतलब 57.3 किलो जूल होगी या ज्यादा होगी, तो आप बोलोगे उससे ज्यादा होगी, 13.7 किलो कैलोरी से ज्यादा होगी। पहले एक क्वेश्चन ये मिलेगा। हाँ, रीजन वाला नहीं मिलता है, फिर भी अगर रीजन वाला मिल जाए तो आपको उसका रीजन एग्जैक्टली ये देना पड़ेगा कि F माइनस का छोटे साइज के कारण उसकी जल योजन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बस इतना सफिशिएंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर है इसके बाद। अब ये आसान से, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये है वाष्पीकरण की ऊष्मा। बेटा ये बहुत आसान सा रहेगा। ठीक है, देखो जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा एच, बेटा सभी ध्यान देना, वेपोराइजेशन, आप खुद सोचो इसका साइन क्या होगा। वाष्पीकरण, और खुद सोचो वाष्पीकरण क्या है, जैसे H2O लिक्विड है, वाष्पीकरण यही तो होगा, H2O लिक्विड से किस में बदलना, H2O गैस में बदलना। अरे आ रही है बात समझ में? यस सर। हमेशा साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा इसका। मिलेगा, देंगे उसको। ठीक है, खास बात यह है एक निश्चित ताप पे होता है ये काम, और दाब पे, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, और साथ में 180। तो अगर ये कहें कि अपन ये जो वाष्पीकरण वाला काम है ये किस पे होगा, तो वाटर के केस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हीट ऑफ फ्यूजन बोले, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये है गलन की ऊष्मा। अच्छा ये भी ध्यान रखना बेटा, इनको है ना, डेल्टा एच हीट ऑफ लेटेंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, ये भी बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। तो गलन की ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं इसको, गलन की गुप्त ऊष्मा भी बोलते हैं। तो बेटा इसका जो साइन होगा, वैसे तो मैं पूरा लिख देता हूँ। जैसे H2O की बात करूं तो सॉलिड किस में बदलना चाहिए बेटा, H2O लिक्विड में। ये किस पे होना चाहिए, फ्यूजन मेल्टिंग पॉइंट पे, प्रेशर कितना रहता है, 180। अच्छा मुझे बताओ डेल्टा एच फ्यूजन का आप खुद सोचो साइन क्या होगा, प्लस होगा ना? पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा यही चीज, ऐसा नहीं है सल्फर सॉलिड है तो किसी के लिए भी लिख सकते हैं, सल्फर लिक्विड होना क्या चाहिए, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यहाँ प्रेशर 180 होना चाहिए, इसको इसका ये बोलेंगे, इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये भी कितने, हमेशा ये 1 मोल के लिए, 1 मोल सॉलिड को 1 मोल लिक्विड में बदलने के लिए मेल्टिंग पॉइंट पे और 1 atm प्रेशर पे बदलने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही हीट ऑफ फ्यूजन होती है, वही गलन की ऊष्मा या गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। जैसा नाम है बेटा, ये बिल्कुल कठिन नहीं है, आप देख लो, जैसा नाम है, वाष्पीकरण लिक्विड को गैस में बदलना, फ्यूजन गलन क्या है, सॉलिड को किस में बदलना, लिक्विड में बदलना, इसमें केवल फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल आसान सा है बेटा। मेन इसमें साइन है, साइन पूछे जाते हैं, और इसी में ये देखो आप 5 के बाद 6 नंबर देखो, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा।
ठीक है, इसको लिखते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन से। बेटा इसका साइन भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अभी समझ में आ जाएगी बात कि ये भी कितना आसान सा। जैसे कई ऐसे यौगिक होते हैं जो सॉलिड से सीधे गैस में बदलते हैं। I2 सॉलिड से किस में बदलेगा? I2 गैस में। ठीक है, I2 गैस। और ये सब्लिमेशन टेम्परेचर और 180 एम। आपके लिए ज्यादा ये परेशान मत हो, ये टेम्परेचर और आगे जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं अपने हिसाब से बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसमें कुछ चीजें मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा एग्जाम ओरिएंटेड। बेटा डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच कंबशन, देन डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, डेल्टा एच सब्लिमेशन, डेल्टा एच फ्यूजन। बेटा आप मेरे को इसके साइन बताएं। प्लस माइनस। प्लस माइनस दोनों होता है बेटा। अच्छा, देन का साइन क्या होता है? माइनस। वेरी गुड। उसका उदासीनीकरण का? माइनस। माइनस। बेटा ये पूछी जाती हैं बातें। वाष्पीकरण का? पॉजिटिव। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन का? नेगेटिव और ये फ्यूजन का पॉजिटिव। बेटा ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी में ये कितने नंबर हो गए थे अपने पास? 6 हो गए थे। 7 नंबर हीट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, संक्रमण की ऊष्मा। इसमें क्या होता है? एक अपर रूप से दूसरे अपर रूप में बदलना। वन एलोट्रोपिक फॉर्म, टू अदर एलोट्रोपिक फॉर्म। अभी समझ में आ जाएगी बात। और एक खास बात आएगी जो साइन को लेके होगी बेटा। भाई आपको पता है कार्बन का जैसे ग्रेफाइट रूप है, उससे कार्बन डायमंड में बदलना। ठीक है, इसका रिवर्स भी सही है। कार्बन इसमें दोनों चलेगा, कार्बन ग्रेफाइट में बदलना। और देखो ये सल्फर मान लो रोम्बिक है, इससे सल्फर मोनोक्लिनिक में बदलना। सल्फर मोनोक्लिनिक से सल्फर रोम्बिक में बदलना। तो बेटा अब आप खुद सोचो, क्योंकि उल्टी सीधी दोनों अभिक्रिया हो सकती है। तो डेल्टा एच ट्रांजिशन मुझे बताएगा कोई इसका साइन क्या होना चाहिए? प्लस माइनस। प्लस माइनस दोनों। अरे आ रही है बात समझ में? तो ऊपर वाले में देखो, यहाँ पर अगर एक और लिख देते हैं अपन, अगर मैं ऐड करूं डेल्टा एच ट्रांजिशन संक्रमण, तो ये प्लस माइनस दोनों होगा। आ गई मेरी बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो आप देखते हैं बेटा एक मिनट। तो थोड़ा तो है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा इस चैप्टर में। अच्छा, कल आप लोगों का बेटा वो टेस्ट है, प्रैक्टिस टेस्ट है? यस सर। देते हो प्रैक्टिस टेस्ट? यस हाँ सर। दो बेटा। अभी तो आप वैसे भी सीरियसली दो उसको, है ना। अपने पार्ट में से 15 क्वेश्चन है आयोनिक इक्विलिब्रियम के। ठीक है ना, तो है आसान नहीं है, आप ध्यान से पढ़ना उनको। क्योंकि देखो एग्जैक्टली क्या था चैप्टर, तो नो डाउट लेंथी चैप्टर था। पीएच का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो मैंने इस बात को ध्यान में रखा है बेटा। आप ध्यान करना आप कल क्वेश्चन।
कि है ना, या उसका कम से कम क्या है, पेपर आने के बाद उसका रिवीजन जरूर करना, क्योंकि हो सकता है नो डाउट कि भाई इसमें किसका पीएच का फॉर्मूला लगाए, वहां उलझने वाला थोड़ा बहुत काम तो रहेगा ही। सारी टाइप को कवर करते हुए मैंने क्वेश्चन दिए हैं बेटा आप लोगों को। सुन रहे हैं मेरी बात ध्यान से? ठीक है, एक सीक्वेंस में पढ़ें बेटा, जो चैप्टर लेंदी हैं वहीं स्कोर करके आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, मैं हल्का सा सम अप कर देता हूँ बेटा। ये अपना कल का था स्पेशल केस। आपको एग्जैक्टली स्पेशल केस का तो यही होता है कि याद ही करना है आपको। ठीक है, याद ही करना है स्पेशल केस। स्पेशल केस याद ही करना है। एनओ का डेल्टा एच जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। F2O में रिडक्शन के कारण इसको हीट ऑफ कंबशन, दहन की ऊष्मा नहीं बोलेंगे। फिर ये न्यूमेरिकल्स थे, ये कल का और आज कल का मिला के था। ठीक है, फिर कैलोरीफिक मान बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ग्लूकोज स्यूक्रोज कोई कुछ दे रखा हो कि भाई ये दोनों के ऊष्मा, किसकी ऊष्मा बेटा, दहन की ऊष्मा दे रखी हो, लेकिन अच्छा कौन सा फूड होगा या कौन सा फ्यूल होगा वो आप कैलोरीफिक मान से ज्ञात करेंगे 1 ग्राम के लिए निकाल के। 1 ग्राम के लिए निकालना होगा तो अणु भार से मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा ये वाला, कि अपन ने इसके सभी के मॉलिक्यूलर वेट 16, इसका 24 और 6 30, 30 से इसका 78 से डिवाइड करके देखा, ये जो 30 एनर्जी निकल रही है सबसे अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, ये तो ये था। ठीक है, फिर अपन ने कहा उदासीनीकरण की ऊष्मा, इसमें 1 मोल, बाकी जगह 1 मोल था, इसमें 1 ग्राम तुल्यांक आता है। इसमें जो उदासीनीकरण की ऊष्मा होती है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, कांस्टेंट रहेंगी, ये वैल्यू आपको याद करनी है। ठीक है, फिर ये कहता है वीक एसिड हो या कोई एक वीक बेस हो तो वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो सबसे कम तो वीक में आएगी और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग में आएगी। फिर जितने की कमी आएगी बेटा, जितने की कमी आएगी वो वीक वाले पार्ट की आयनीकरण, आयोनाइजेशन की ऊष्मा होगी। फिर अपन ने कहा न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, किलो कैलोरी में आंसर के लिए ये वैल्यू याद करोगे, किलो जूल में आंसर के लिए ये वैल्यू याद करोगे। ठीक है, इससे ये सॉल्व हो जाएगा। बाद में अपने पास ये है कुछ वाष्प, जैसा नाम है ये बहुत आसान सा है, वाष्पीकरण वेपोराइजेशन, जैसा नाम है गलन फ्यूजन, जैसा नाम है सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। अब बेटा ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे ना, ये भी जैसा नाम है संक्रमण ट्रांजिशन, मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो। ठीक है, इनको देखो बेटा, हैं छोटी छोटी सी बातें, फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप है ना पहला और दूसरा नंबर तो बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि आगे भी जरूरत पड़ने वाली। पहला कौन सा, निर्माण की ऊष्मा की समीकरण और दहन की ऊष्मा की समीकरण, इनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप। ओके ठीक है सर। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा अपन। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है चलो वाह, गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट।